नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। भरपूर पैदावार के लिए बैगन की खेती पर तकनीकी सलाह। अनार की बागवानी से किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। किसान भाइयों, गुणों में फले ही बैगन को कमतर आका जा रहा हो, पर स्वाद में खास स्थान रखने वाला बैगन किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए इसकी खेती करना चाहते हैं, वे इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और रोपाई करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आर.बी. वर्मा। देखिए, बैगन में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कुछ गोल तरह के बैगन आते हैं, कुछ लंबे बैगन आते हैं और कुछ छोटे छोटे बैगन आते हैं। तो गोल बैगन में आपका जैसे पूसा उपकार भी है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है। दूसरी एक प्रजाति होती है, देखते हैं जो लंबे में होती है और गुच्छे में भी फलती है। तो पूसा हाइब्रिड 5 जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति है। छोटे बैगन में भी देखा जाए तो पूसा बिंदु है, आपका जो है पूसा अंकुर है। तो इसमें पैदावार जो है 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। बैगन की कई उन्नत किस्मों को उनके रंग, जलवायु और पैदावार के हिसाब से उगाया जाता है, जिनमें पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा उत्तम 31, पूसा उपकार, पूसा बिंदु, काशी संदेश, पंजाब सदाबहार, अर्का नवनीत, पूसा अनमोल, ऋतुराज और पंत आदि प्रमुख किस्में हैं। दूसरा जो पूसा हाइब्रिड 6 और 9 है वो भी मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छा है और उसमें पैदावार लगभग जो है 600 से और 800 कुंतल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है। और इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में आपको जो है 30,000 से लेकर के और 45,000 की सीडलिंग की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती अच्छे जल निकास युक्त सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बैंगन की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट से लेकर भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा हो, वो उपयुक्त होती है। बैंगन की अच्छी फसल के लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला दें। अगर जहाँ तक उर्वरक और खाद की बात है तो इसमें 150 किलो नाइट्रोजन और 75 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना होगा। आधी नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय पूरे खेत में डाल करके मिला के दे दें आप जो है। और बाकी जो नाइट्रोजन बचता है आधा के लिए आपका 75 किलो, मान लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, आपने 75 किलोग्राम दे दिया बुआई के समय, तो जो आपकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा के रखे हैं उसको आप 3 स्प्लिट में कर दीजिए। तो 25, 30, 45 और 75 दिन बाद आप जो है नाइट्रोजन की मात्रा दे करके और उसको अच्छी तरह से आप जो है मेंटेन कर लीजिए, जिससे आपके फसल में कोई दिक्कत न हो। पौधशाला से पौधों को उखाड़ने से पहले हल्की सिंचाई कर ले, इससे पौधे मिट्टी में से आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप पौध को कहीं और से खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि पौध स्वस्थ हो। साथ ही पौधों की खरीदी हमेशा शासकीय संस्थान या विश्वसनीय संस्थान से ही करें।
जब भी आप पौधे को खेत में ले जाते हैं लगा के, नर्सरी से उखाड़ते हैं खेत में ले जाते हैं लगाने के लिए, अन्य तरह की बीमारी इसमें पौधा लगाने के बाद खेत में न आए, इसलिए पौधे को हम ट्राइकोडर्मा से भी उसका उपचार करते हैं। ट्राइकोडर्मा को जो है 5 से 10 ग्राम आपका घोल बना लीजिए आप जो है, और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब आप लगाइए। नहीं तो आप बवस्टीन का घोल बना लीजिए, फंजीसाइड जो बवस्टीन का घोल बना लीजिए, और उसमें उसकी नर्सरी को डिप करके तब उसको आप फील्ड में ले जाइए। अब हम अगर बात करें इसकी स्पेसिंग की, कितने स्पेसिंग, तो इसमें देखेंगे बैगन में कुछ स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है और कुछ नॉन स्प्रेडिंग टाइप का भी होता है। तो जो नॉन स्प्रेडिंग टाइप का होता है, पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी भी आप 60 सेंटीमीटर पे भी लगा सकते हैं। जो स्प्रेडिंग टाइप जो फैलने वाली ज़्यादा है, अगर उसको लगाना है तो 75 बाई 90 पे आपको पौधे से कतार की दूरी रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रहेगी। इस पे आप जो है, वैसे जनरली इसको 60-45 पे लगाते हैं, इससे आपको जो है पैदावार अच्छी मिलेगी। बैंगन की खेती ड्रिप और मल्चिंग लगाकर भी कर सकते हैं। इससे पैदावार बढ़ती है और सिंचाई जल की बचत होती है। बैंगन के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इससे पौधों की पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। इसके बाद भूमि में नमी की मात्रा को देखते हुए समय समय पर सिंचाई करें। आमतौर पर बरसात के मौसम में बैंगन की फसल में अधिक खरपतवार उगते हैं। इसके लिए रोपाई के पहले पेंडामेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यानी शुरू के दिनों में जब पौधा इस्टेब्लिश कर रहा हो, उस समय खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए और एक निराई गुड़ाई 30 से 45 दिन के बाद आप कर दीजिए, ताकि खेत आपका जो है खरपतवार से मुक्त रहेगा और पौधे को बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक जो है देखते हैं बीमारी लगती है, बहुत तगड़ी बीमारी लगती है, जिसको आप बोलते हैं लिटिल लीफ, इसको बोलते हैं। देखिए उसकी पत्तियां आप देखते हैं छोटी छोटी हो जाती है और ये पूरे पौधे में होता है, उसमें फल भी नहीं लगता है। ये माइकोप्लाज्मल डिजीज है, ये कीड़े के द्वारा फैलता है। तो जब भी इस तरह की बीमारी देखे तो पहली बात तो ये प्रिकॉशन लें कि अगर इक्का दुक्का है तो उस पौधे को खेत से निकाल करके बाहर कर दें। और दूसरा चीज़, अगर नहीं निकाल के बाहर कर सकते हैं तो उसमें जो है आप जो है इंसेक्टिसाइड का, जो भी कीड़ा मारने वाली दवा हो, उसको आसपास न कीड़े को न भटकने दें, कीड़ा मारने वाली दवा का स्प्रे कर दें। तो इस तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बीमारी सीरियस होती है, जब लग जाती है फ्रूटिंग को पूरी तरह से अफेक्टेड करती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। कम समय और कम पैसों में ज्यादा कमाई का सपना हर किसी का होता है, मगर प्रदेश में किसानों की बात करें तो पहली नजर में ऐसा मुश्किल ही नजर आता है। ऐसे में जरूरी ये है कि ऐसी फसलों पर ध्यान दिया जाए जिसमें खर्च कम हो और लंबे समय तक के लिए कमाई होती रहे। अनार की बागवानी भी एक ऐसा ही काम है। अनार की खेती से लाखों तक की कमाई की जा सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। तो आप भी अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, चलिए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सहाय से। किसान भाइयों को कि अनार की खेती कैसे करें। अनार की खेती के लिए सबसे पहले आप अपना ज़मीन को तैयार कर लेंगे, ज़मीन को समतल बनाएं। उसके बाद आप सही प्रभेद का चुनाव कर लें।
जैसा कि यहाँ का इसमें अनार में सबसे पुराना प्रभेद गणेश है, भगवा है, और अभी जो बहुत कमर्शियली हो रहा है वो अरक्ता है। ये सब प्रभेद का चुनाव करके जो भी प्रभेद आपको अच्छा लगे, हमको लगता है गणेश और अरक्ता लगाएंगे। अरक्ता बहुत अच्छा कलर है, उसमें ब्राइट रेडनेस आता है, तो अरक्ता की भी खेती आप कर सकते हैं, गणेश का भी ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा उसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय से आप उपलब्ध करवा सकते हैं। और एमपी के भी राहुरी है जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ भी अरक्ता की और गणेश की वैरायटी मिल सकती है, वहाँ से भी आप उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आपके भागलपुर एरिया में हमारा कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, यहाँ से आप पौधे को ले सकते हैं। पौधारोपण के एक माह पूर्व 60 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आकार में गड्ढे खोदकर 15 दिनों तक खुला छोड़ दें, जिसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 15 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, यूरिया 60 ग्राम, डीएपी 50 ग्राम, क्लोरोपायरीफास चूर्ण मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। गड्ढे भरने के बाद सिंचाई करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से जम जाए। जो ऊपर की मिट्टी है उसको नीचे कर दें, नीचे की मिट्टी को ऊपर करके, और गड्ढे को समतल से थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर देना चाहिए मिट्टी को, ताकि पानी पड़े तो वो समतल में आ जाए और वहाँ पे कोई गड्ढा ना बने, ताकि पानी जमा ना हो सके। वहाँ पे पानी जमा होने पे बहुत सारे रोग का प्रकोप हो जाएगा, फाइटोप्थोरा डिजीज हो जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गड्ढे को हमेशा समतल रखना चाहिए। और इसके लिए जो गड्ढा हमने बताया कि जो गड्ढा की तैयारी करें, उसमें सघन बागवानी के लिए वो 2.5 मीटर इंटू 3 मीटर, 2.5 से 2.5 प्लांट की दूरी और 3 मीटर टू 3 मीटर रो की दूरी तैयार कर लें। और ये गड्ढे तैयार करने में करीब इसमें टोटल 1333 प्लांट की आवश्यकता होगी आपको। और जिस के तहत मैंने बताया कि गड्ढे को तैयार करके, और ये 2 वैरायटी या तीसरी अरक्ता को भी लेके आप इसमें लगा सकते हैं कमर्शियली। अब तक के अनुसंधान के मुताबिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अगर 2 पौधों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो प्रति पेड़ पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि ज्यादा पेड़ होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 1.5 गुना हो जाता है। परंपरागत तरीके से अनार के पौधों की रोपाई करने पर 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे ही लग पाते हैं, जबकि नए अनुसंधान के अनुसार लगने से पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगी। उसमें क्लोरोपायरीफॉस का इस्तेमाल कर लें और उसको अच्छी तरह से ड्रेंचिंग कर लें। क्लोरोपायरीफॉस करीब तकरीबन 2 ml पर लीटर पानी में घोलकर उस मिट्टी को अच्छी तरह से ड्रेंचिंग कर देंगे लगाने के बाद। और इसके लिए हम 1 साल के बाद आप खाद का NPK 75 ग्राम N का, 50 ग्राम P के और 75 ग्राम K का उपयोग करेंगे। और हर एक साल इसकी डोज दुगुना करते जाएंगे। 10 साल के बाद इसका डोज इस्टेब्लिश हो जाएगा। और भाइयों, जैसा कि पानी की बहुत आवश्यकता होती है, गर्मी में करीब करीब सप्ताह में 2 बार आप ज़रूर इसको अच्छी तरह से पटाएं, और जाड़े में तकरीबन 15 दिन पे या 7 दिन पे 1 बार ज़रूर इसका पानी से अच्छी तरह से पटाने का कोशिश करेंगे। अनार में वर्ष में 3 बार जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी में फूल आते हैं। व्यावसायिक रूप से केवल 1 बार की फल ली जाती है और इसका निर्धारण पानी की उपलब्धता एवं बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहां मृग बहार से फल लिए जाते हैं, तथा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां फल अम्बे बहार से लिए जाते हैं। बहार नियंत्रण के लिए जिन बहार से फल लेने हो उसके फूल आने से 2 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। और इसको लगाने के बाद इसमें 3 प्रकार से फूल आते हैं, एक अम्बे बहार, एक मृग बहार, दूसरा हस्त, तीसरा हस्त बहार। तो हम लोग बताते हैं कि सबसे अच्छा जो होता है वो विंटर का, चूँकि बरसात वाले में बहुत रोग का प्रकोप होता है, इसीलिए विंटर की खेती करना, विंटर का फल लेना आपके लिए मार्केट रेट और मुनाफा के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप लोग जब भी लें तो वो मृग बहार का फल लें।
मृग बहार कहने का मतलब होता है कि वो अक्टूबर नवंबर में आपका फल टूटेगा, जिसके कारण उसमें रोग का कम प्रकोप होगा, मिठास भी ज़्यादा होगा, कलर भी ब्राइट आएगा, जिसके कारण मार्केट रेट भी इसका ज़्यादा आएगा। तो ये सबको देखते हुए भाई साहब, किसान भाइयों को मैं सुझाव देता हूँ कि आप मृग बहार का ही फल लेके और इसको मार्केट में बेचें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमाएं। और अगर इसमें कोई रोग का प्रकोप होता है, इसमें ज़्यादातर बैक्टीरियल ब्लाइट का आता है, तो समय समय पर देखते रहें कि कहीं फल में कोई दाग तो नहीं आ रहा है। अगर फल में दाग आना शुरू हो गया तो समझ लीजिए बैक्टीरियल ब्लाइट या लीफ में कुछ रोग आ रहे हैं, तो हम लोग से सजेशन लें और देखें कि, और हमको बताएं कि कौन सा रोग आ रहा है। हम जाके उसको देखेंगे और बताएंगे किसान भाइयों को ये रोग है, इसका सही उपचार करें आप। और जब पौधा एस्टेब्लिश कर जाएगा तो 25 से 30 किलो पर पौधे आप इसकी उपज ले सकते हैं। जहाँ तक मुनाफा का सवाल है, करीब करीब हम अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो 2 रुपये के आसपास आप जरूर इससे मुनाफा ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की खेती की है, उनको इस फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए मिर्च की फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और पौध संरक्षण उपाय इत्यादि। तो किसान भाई इन सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ अनुराग पटेल। इस समय बाज़ार में रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि फसलों का ऐसा प्रबंधन किया जाए ताकि अच्छा सा अच्छा उत्पादन आए। किसान भाइयों, इस समय आपकी मिर्च की फसल पुष्प एवं फलन की अवस्था में होगी। आज हम समसामयिकी की बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको खरपतवार प्रबंधन है। यदि आपने मेड़ पर फसल को लगा रखा है और पॉली मल्चिंग कर रखी है तो खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। अगर आजू बाजू खेत में मेड़ों पर कोई प्रकार के खरपतवार हैं तो उनको उखाड़कर उनको नष्ट कर दें। अगर आपने मेड़ पर नहीं लगाया है या मल्चिंग नहीं की हुई है तो आपको खरपतवार की समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। खरपतवारों को जो है निदाई गुड़ाई के माध्यम से मिर्च के फसल में नष्ट किया जाना चाहिए। खरपतवार जानते हैं, जैसा कि आप पोषक तत्वों के साथ फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, पानी के साथ स्पर्धा करते हैं एवं कीट रोग व्याधियाँ भी वो आकर्षित करते हैं। कीट रोग व्याधियों को प्रबंधन करने के लिए खरपतवारों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने खेत में खरपतवार को हटा दें ताकि वहाँ किसी प्रकार का कीट व्याधि और फसलों से प्रतियोगिता करने की कोई ऐसी चीज़ न रह जाए। किसान भाइयों, मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ मिर्च में घुलनशील उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी जरूरी होता है। इसलिए आप इन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, दूसरी बात है जल प्रबंधन की। जल जो है, जैसा कि आप जानते हैं, फसलों के लिए नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फसलों में खासकर मिर्च के खेत में पानी का भराव एकदम से नहीं होना चाहिए, ना ही पानी की कमी होना चाहिए, मतलब कि एकदम से सूख जाए। अगर आपने मेड़ों पर लगा रखा है, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, तो दिन में 1 घंटा रोज़ अगर आप ड्रिप चला देते हैं तो फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिल जाएगी। अगर आपने ड्रिप सिस्टम नहीं कर रहा है तो दूसरे तीसरे दिन जो है
फसलों की सिंचाई करना चाहिए। उसको अगर मेड़ नाली पद्धति है तो नाली में सिंचाई कर दें, उससे फसलों को पर्याप्त नमी मिल जाएगी और आपकी फसल जो है बढ़िया अच्छा उत्पादन देगी। किसान भाइयों, जैसा कि जानते हैं कि ये जो फसलें हैं इसमें अगर जल जमा हो जाता है तो इनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे जड़ सड़न रोग और तना विगलन रोग। इससे हमारी फसल सूख जाती है और फसल को नुकसान हो जाता है। जल भराव नहीं होना चाहिए। जल भराव को निकासी की नाली से उसको अगर ज़्यादा पानी है तो निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अब आता है बात पोषक प्रबंधन की। तो फसलों में पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपने बुआई के समय जो भी पोषक तत्व दिए रहे होंगे, इसके बाद भी आप NPK का एक घोल जो है छिड़काव कर सकते हैं। उन 10-15 दिन में 200 लीटर पानी में घोलकर 1 लीटर 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 या 052-34 का छिड़काव 00-50 का भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इससे क्या है, पुष्प नहीं गिरते हैं और फलन अच्छी आती है। उसकी जो फल हैं मजबूत आते हैं, बड़े मोटे होते हैं और उसमें अच्छा भराव रहता है और तीखापन भी अच्छा आता है। किसान भाई, मिर्च की फसल लगाने मात्र से आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप इनकी पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फसल सुरक्षा की। जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्ची की फसल में रस चूसक कीट बहुत ही हानिकारक कीट है। इसमें जो कीट आते हैं वो जैसिड हैं, एफिड हैं, व्हाइट फ्लाई हैं। छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों पर आकर रस चूसते हैं और रस चूसते हैं तो उनकी पत्तियां जो हैं कटोरे नुमा हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। इससे हमारी फसल की बढ़वार कम हो जाती है, फल फूल कम आते हैं और फसल की पैदावार में बहुत ही भारी नुकसान होता है। अगर इस प्रकार के कीट आपके खेतों में दिख रहे हैं तो इसमें 1 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड प्रति लीटर पानी के साथ घोल मिलाकर आप छिड़काव कर देते हैं तो, या फिर 0.5 ग्राम थायोमिथाक्साम प्रति लीटर जो है छिड़काव करते हैं तो आपको जो है इन दोनों कीटों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण बीमारी है इसके लिए है वो है वायरस की बीमारी है। ये है चुर्रा मुर्रा रोग जिसको कहते हैं, विषाणु जनित रोग है, ये मोज़ेक रोग है। ये रोग जो है सफ़ेद मक्खी से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाए जाते हैं और पत्तियों पर इनका असर दिखेगा। पत्तियां करली हो जाएंगी, पत्तियां कटोरे नुमा हो जाएंगी। के प्रबंधन के लिए हमें जो है इमिडाक्लोप्रिड 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देने से ये कीट जो है समाप्त हो जाता है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई बात जो है आपको यदि आप अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छा उत्पादन पाएंगे और अच्छा लाभ कमा पाएंगे खेती। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव इटहरी, जिला मधेपुरा के वेद प्रकाश ने आपने हरे चारे वाली फसलों की बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं पशुपालन भी एक कृषि के साथ साथ बहुत बड़ा दूसरा व्यवसाय है। इसमें भारत वर्ष के जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्था इन पर डिपेंड होती है। पशुपालन व्यवसाय की सफलता मुख्यतः हरे चारे पर निर्भर करती है। पशुधन के लिए उपयोगी एवं आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हरा चारा एकमात्र सस्ता स्रोत है। अगर हरे चारे वाली फसलों की खेती के लिए भूमि की बात करें तो इनकी खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में संभव है, परंतु अच्छे जल निकासी वाले दोमट, बुलाई दोमट भूमि तथा हल्की काली मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। जहाँ तक खेती की तैयारी की बात है तो इसके लिए खेत की तैयारी खेत की 1 जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से तथा 1 से 2 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से करें
और जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर मिट्टी मुलायम और भुरभुरी कर लेनी चाहिए। कुछ ऐसी बहुवर्षीय चारा फसलें हैं, चारा घासें हैं, जैसे शंकर नेपियर है, त्रिशंकर घास है, त्रिशंकर घास के साथ स्टाइलोग्रास है, पाराग्रास है। ये कुछ ऐसी बहुवर्षीय चारा घासें हैं जिनका अगर हम सीजनली चारा फसलें, जैसे मुख्य रूप से खरीफ सीजन में है, जैसे सुड़ान है, मीठी सुड़ान है, रसीला है, कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो ज्वार के अच्छे प्रभेद हैं। दूसरा बोडा है, कोहिनूर है और यूपी 5286 है। कुछ और इसके अलावा बुंदेललोबिया 1, 2, 3 इस तरह के IGFRI झांसी जो हमारा भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र है, वहां से कुछ ऐसे विकसित प्रभेद हैं जिनका हम खरीफ मौसम में हम चयन कर। मक्का खास तौर पर कई तरह की मिट्टी में हो सकता है। मक्का की मुख्य किस्में अफ्रीकन टॉल, विजय कंपोजिट, मोती कंपोजिट, गंगा 5 और जवाहर हैं। इस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। नेपियर घास, शंकर नेपियर घास एक सदाबहार चारे वाली घास है जिसमें नेपियर घास के मुकाबले ज्यादा पौधे और पत्ते होते हैं। इस फसल में कच्चा प्रोटीन 8 से 10% होता है। शंकर नेपियर घास की मुख्य किस्में IGFRI 5, NB 21, NB 37, IGFRI 7 और 10 हैं। आमतौर पर 1 हेक्टेयर जमीन में 40,000 से 45,000 सिलिपस लगाने की जरूरत होती है। गिनी घास, ये घास 5 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है। ये घास स्वादिष्ट सदाबहार घास होता है। इस घास की मुख्य किस्में हमाल, PPG 14, माकुनी और रिवर्स डेल है। इस घास को सभी प्रकार की मिट्टी जिसमें पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो उनमें उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार दोनों बेड के बीच में जो ये खाली जगह पड़ा हुआ है, इसमें हम देखते हैं अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 40 किलोग्राम जो चारे वाली मक्का है, चाहे वो अफ्रीकन टाल है या और जवाहर है, विजय कंपोजिट है, और 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लाइन में सोइंग इसका करके और हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।